Today we will talk about the last part of our constitution or this chapter, making of constitution. That is the institutional design. Means how exactly the constitution has been designed. The constitution has not only can be said merely a statement which is having all the rules and regulations and everything. It is not like a book. It is not like any journal statement, but it is all about using that particular way of life, way of ruling or way of choosing the government. वो सारी बातें जिसके द्वारा ये देश चल सकता है, उन बातों को किस तरह लोगों की अपेक्षाओं के अनुसार, जो हमारे सिटीजन्स हैं, जो हमारे लोग हैं, उनकी अपेक्षाओं के अनुसार किस तरह से उसको ढाला जा सकता है और उन्हीं की अपेक्षाओं के अनुरूप जैसा वो चाहते थे, जैसा आजाद देश वो चाहते थे, जैसे आजाद देश में वो रहना चाहते थे, उनके जो सपने थे, हर एक लीडर के सपने के बारे में आपने पढ़ा इसके पहले कि कौन कैसा सोचता था, कैसा देश होना चाहिए, कैसी आजादी हमको मिलनी चाहिए, उन सबको अच्छा लगे, उन सबके मन वाली इसमें बातें हो, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया ताकि ये कॉन्स्टिट्यूशन हर एक भारतीय नागरिक के मन में जैसा भारत निर्मित हो रहा था वैसे भारत का सपना ये साकार करने में सक्षम हो। ऐसी बातें इसमें की गई। A constitution is not merely a statement of values and philosophy. As we noted above, the constitution is mainly about embodying these values into institutional arrangement. मतलब जो संस्थागत हमारा जो भी प्रक्रिया है, संस्थागत जो हमारी कार्रवाई होने वाली है देश को चलाने की, उसमें इसको शामिल किया जाए, उसको इसमें रखा जाए ताकि उसमें इसका इस्तेमाल हो, खाली वो स्टेटमेंट बुक बनकर साइड में न पड़ी रह जाए। जैसा कुछ देशों में हमने देखा था कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वहां पर खाली मेयर एक बुक बन के रह गया है, लोग चलते अपने मनमानी है, वहां पर कोई रूल कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं चलता। ऐसे भी कुछ देश हमने देखे। एंड much of the documents called Constitution of India is about these arrangements. It is a very long and detailed document, therefore it needs to be amended quite regularly. दूसरा और एक व्यवस्था इसमें करके रखी गई थी कि समय जैसे बदलेगा, जैसे देश के हालात बदलेंगे, देश में आने वाली समस्याएं नहीं पता चलेंगी, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, किन कामों को करने में मुश्किल आ रही है, तो एक व्यवस्था ऐसी रखी गई कि इनमें जो कानून बने हुए हैं, जो नियम इसमें लागू हैं, उनको समय के अनुसार उनको थोड़ा बहुत बदला भी जा सकता है, उनमें परिवर्तन लाया जा सकता है। उसके अंदर जो घटनाएं दी गई हैं, उनके अंदर जो नियमों के सेक्शन दिए गए, विभाग दिए गए, उनमें और विभाग जोड़े जा सकते हैं, उनमें और बदलाव लाया जा सकता है। तो ऐसी पॉसिबिलिटी कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से ही रखी गई थी कि जो बदलाव कर सके उसको हम बदलाव करें। तो जैसे जैसे देश में राज्य व्यवस्था बदलेगी, जैसे जैसे देश में राज्य व्यवस्था की स्थिति बदलेगी, वैसे वैसे इस कॉन्स्टिट्यूशन में, इस हमारे जो संविधान है उसमें हम बदलाव ला सकेंगे और बदलाव लाकर उसको नवीनीकरण उसका बार बार कर सकेंगे। ऐसी व्यवस्था उसके अंदर थी। वो एक टिपिकल रिजिड तरीके का स्टेटमेंट नहीं था कि यही फॉलो होगा, इसके अलावा और कुछ भी फॉलो नहीं होगा। जैसे कुछ गाँव की एक परंपरा होती है, उससे कुछ गाँव में बहुत सारा नुकसान भी हो रहा होता है, लोगों को विकास के रास्ते नहीं मिलते होते हैं, लोगों का नुकसान होता रहता है जीवन का, उसके बावजूद उस गांव में चूंकि वो परंपरा चली आ रही है इसलिए उसी को लोग निभाते चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी भी देश का या गांव का जो कानून होता है उसमें ये व्यवस्था हमेशा होनी चाहिए कि जब कभी समयानुसार उसको नवीनीकरण करना पड़े, अपडेट करना पड़े, तो उसमें आप बदलाव लाने के लिए सक्षम हो। अगर वो बदलाव नहीं होता है, वो रिजिड रूढ़िवादी बन जाता है, उसमें कोई बदलाव लाने के लिए आपको कोई स्वीकृति नहीं मिलती है, so then it becomes a problem. To follow such a type of custom or to follow such a type of tradition, then it becomes a problem for you, because you want change. The generation to generation, the people change, the mind change, the thinking change. When we see the world around us and when we see the changes around the world, when we see the progress around the world, we also try to apply those changes. We also try to get those changes in our life. And but if there is any tradition or custom which does not allow us to do those things, so in that manner you got a little bit rebellion in you. फिर आप एक विद्रोही का फीलिंग आपके अंदर आने लगती है कि अब हमें इस परंपरा से विद्रोह
करना, और वहीं पर विद्रोह की शुरुआत होती है जब आपको कोई भी चेंज करने के लिए अलाउ नहीं किया जाता। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कोई बात नहीं थी। जैसे जैसे चेंजेस होते जाएंगे, जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी, जैसे जैसे लोग इसको सोचेंगे कि इसमें बदलाव लाना चाहिए, तो उसमें बदलाव लाया जा सकता है, ऐसी व्यवस्था की गई। ये कोई ऐसी बुक नहीं थी जिसको एक तरह से धार्मिक बुक माना जाए, या इसे ऐसी बुक माना जाए जिसमें कोई बदलाव लाया नहीं जा सकता। ये निरंतर, जैसे नदी की धारा निरंतर बहती रहती है और उसका पानी, एक भी बार पानी जो है वो ठहरता नहीं है। एक बार आपने नदी का पानी उठाया और दूसरी बार जब आप पानी उठाते हैं तो उस वक्त वो पानी नहीं होता, वो पानी कहीं और पहुंच गया। तो इसी तरह जिस तरह नदी निरंतर बहती रहती है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी निरंतर इसको बदलते रहने की प्रक्रिया चलने के लिए इसमें व्यवस्था की गई है, ताकि इसको कभी भी इसे एक रुका हुआ, ठहरा हुआ या हमेशा के लिए स्थिर या हमेशा के लिए रुका हुआ ऐसा इसको माना न जा सके। इसमें लगातार बदलाव होता रहेगा और ये एक तरह से नदी की धारा की तरह बहता चला जाएगा और उसमें परिवर्तन आते जाएंगे, इसमें शुद्धता आती जाएगी, सफाई आती जाएगी, नवीनीकरण आता जाएगा, आधुनिकता इसके अंदर आती जाएगी। ऐसी व्यवस्था हमारे संविधान में करके रखेगी। द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब द इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट इन एवरी लीगल लैंग्वेज। बहुत ही लीगल तरीके से इसमें जो लैंग्वेज यूज की गई है वो लीगल है, मतलब फॉर्मल है, मतलब उस लैंग्वेज की जो वैल्यू है वो कानून भी मानता है, उसमें कानून भी उसको मान्यता देता है। ऐसी लीगल लैंग्वेज यूज की गई। कोई भी हमारी तरह फॉर्मल बोलचाल की भाषा में कोई भी चीज यूज नहीं की गई, जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से, जिसको एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से, लीगल तरीके से कोर्ट में प्रूव किया जा सके, ऐसी भाषा में ही वो लिखा गया, दैट इज एक्सेप्टेबल बाय लॉ, ऐसी भाषा में ही उसको लिखा गया है। तो ऐसे अरेंजमेंट करने के लिए कहा गया। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब हमारा लेजिस्लेचर कैसा चलेगा, हमारे जो एग्जीक्यूटिव्स हैं वो कैसे काम करेंगे, हमारी जो जुडिशरी सिस्टम है वो कैसे काम करेगा, और हमारे देश के नागरिकों की जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो क्या होंगी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी, उन्हें कौन कौन सी ड्यूटीज फुलफिल करनी पड़ेंगी, ये सारी बातें उसके अंदर बाकायदा लीगल लैंग्वेज में, कानूनी भाषा में दी गई है। Like any constitution, the Indian constitution lays down a procedure for choosing persons to govern the country. इसमें बताया गया है वो प्रक्रिया, जिस प्रक्रिया के द्वारा हमारे देश को कौन शासित करेगा, किसके द्वारा हमारे देश में शासन होगा, वो सरकार कैसे चुनी जानी चाहिए, उसकी पूरी प्रक्रिया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई। ये जो हम लोग इलेक्शन देखते हैं, इलेक्शन होने की प्रक्रिया, ये कहां से ली गई है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया कि ऐसे ऐसे चुनाव होंगे, इस तरह से वोट डाले जाएंगे, इस तरह से मतगणना होगी, उसके बाद जो मेजोरिटी में आएगा, जो जीतेगा, जो पार्टी जीतेगी, जिस पार्टी के ज्यादा से ज्यादा मेंबर जीतेंगे, उनको सरकार बनाने का न्योता दिया जाएगा, वो अपना सरकार बनाएंगे, उन्हीं का फिर उसके हिसाब से प्रधानमंत्री बनेगा, उसी के हिसाब से उसके सारे मंत्री बनेंगे। ये सारी चीजें, सारी प्रक्रिया जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है। It defines who will have how much power to take which decision. साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि किसके पास कितनी पावर दी गई है, किसके पास कितनी शक्ति दी गई है, कौन कितने ज्यादा डिसीजंस ले सकता है, कौन से वो निर्णय है जो राज्य ले सकता है अपने आप, कौन से वो निर्णय है जो खाली केंद्र ले सकता है अपने आप, सेंट्रल गवर्नमेंट ले सकती है, और कौन से निर्णय है जिसमें दोनों की सहमति जरूरी है। कोई भी कानून बनाना है, कोई भी रूल बनाना है, तो उसको रूल बनाने के लिए क्या करना है कि भाई लोकसभा में भी पास होना चाहिए, राज्यसभा में भी पास होना चाहिए, अपर हाउस में भी वो बिल पास होना चाहिए, लोअर हाउस में भी वो बिल पास होना चाहिए, उसके बाद उसको प्रेसिडेंट की एनओसी भी मिलनी चाहिए, प्रेसिडेंट की भी स्वीकृति मिलनी चाहिए, राष्ट्रपति की भी स्वीकृति मिलनी चाहिए, उसके बाद ही वो कानून के रूप में बन सकता है, बिल जो है कानून का रूप ले सकता है। And it puts limit to what the government can do by providing some rights to the citizen that cannot be violated. और फिर उन्होंने साथ में ये भी बताया कि कौन सी ऐसी वो बातें हैं जो कोई गवर्नमेंट कर नहीं सकती, मतलब गवर्नमेंट अपना किसी भी तरह के कानून को जबरदस्ती लोगों के ऊपर थोप नहीं सकते, तो लोगों को राइट है उसके अगेंस्ट जाने का। जैसे कई बार लोग जो है ह्यूमन राइट्स के कमीशन के जो लोग होते हैं, कई ऐसी पिटीशन दायर करते हैं सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, और सरकार को उसका जवाब देना पड़ता है कि सरकार ने ऐसा क्यों किया, सरकार ने ऐसा कैसे किया, और अगर सरकार का उसमें गलती होती है तो उसको माफी भी मांगनी पड़ती है, मुआवजा भी देना पड़ता है, कंपनसेशन भी देना पड़ता है। ऐसा कई बार सरकारों के साथ हुआ है, राज्य सरकारों के साथ भी और केंद्र सरकारों के साथ भी। तो सिटीजन को ये राइट है कि किसी भी तरह के एक्सप्लॉयटेशन के सामने वो सरेंडर
नहीं होंगे, बिकॉज वी आर डेमोक्रेटिक कंट्री, सो वी आर नॉट हैविंग एनी टाइप ऑफ रूल विच कैन बी कॉल्ड अ डिक्टेटरशिप. किंगशिप तो है नहीं, मोनार्ची तो है नहीं, डिक्टेटरशिप तो है नहीं. तो इसलिए हमारे देश में जो भी कानून बनता है वो उसके साथ ही एक व्यवस्था ऐसी भी रहती है कि अगर हमारे देश के नागरिकों को किसी भी तरह की तकलीफ इस कानून से होती है तो वो उसके अगेंस्ट जा सकते हैं, उस कानून को निरस्त कर सकते हैं, उसको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं. तो दिस इज व्हाट द right given to the citizens of the country. So all these things have been given in the constitution. मतलब आपको कुछ भी बाहर से आपको करने की जरूरत नहीं है. आपको अपने देश की व्यवस्था चलाने के लिए नागरिक से लेकर सरकार तक जो कुछ भी उनका प्रक्रियाबद्ध उनके पास अधिकार है, उनकी जिम्मेदारियां हैं, उनके कर्तव्य, वो सब डिटेल वाइज इसमें दिया हुआ है और आपको सिर्फ इसको फॉलो करना है, सो दैट योर डेमोक्रेटिक रूल कैन बी डन इन अ प्रॉपर मैनर, प्रोसीजर, विद प्रोसीजर. सो दैट इज व्हाट आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन टू us.